हेलो गाइज। अपन लास्ट टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन ने लास्ट टाइम लिगेंड पढ़े थे। और लिगेंड में मैंने कहा था कि लिगेंड एक लिगेंड है, वो एक लॉन पेयर डोनर स्पीशीज होती है। लॉन पेयर डोनर यानी लॉन पेयर दाता, एकाकी युग्म दाता जो समूह है वो ही क्या कहलाते हैं, लॉन पेयर कहलाते हैं। ये अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ने इसकी कैटेगरी पढ़ी थी। एक अपन ने मोनोडेंटेड पढ़ा था, एक दंतुक, एक पढ़ा था पॉलीडेंटेड बहुदंतुक। और बहुदंतुक में भी मैंने द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक और पंचदंतुक और सठ दंतुक, 60 में 60 दंतुक में क्या पढ़ा था, ईडीटीए -4 पढ़ा था। ठीक है। अब देखो आज अपन पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स, कुछ सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक या शब्दावली, जो भी आप बोलते हैं। देखो लिगेंड से संबंधित ही है। एक तो अपन बात करेंगे एम्फीडेंटेड, उभयदंतुक, उभयदंतुक लिगेंड। अब उभयदंतुक लिगेंड की अपन बात करें तो देखो ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो अलग अलग समय अलग अलग भिन्न भिन्न दाता परमाणु काम में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अपन बात करें नाइट्रो, एक तो होता है NO2 समूह नाइट्रो, और एक होता है नाइट्राइटो ONO समूह, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। तो देखो नाइट्राइटो में जो काम में आने वाला डोनर एटम है, यानी जो लॉन पेयर डोनर है, वो होता है ऑक्सीजन, और नाइट्रो में नाइट्रोजन होता है। ध्यान रखना, नाइट्रो में नाइट्रोजन है और नाइट्राइटो में ऑक्सीजन है। तो दोनों है एक ही, नाइट्रोजन ही है। ध्यान रखना NO2 समूह ही है, लेकिन एक का ऑक्सीजन लॉन पेयर डोनर का होता है, एक का नाइट्रोजन। तो ये एक एम्पीडेंटेड लिगेंड है। नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बात करें अपन, तो जैसे साइनाइड है और एक है NC साइनो, इसको अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक आइसोसाइन। तो ये अपने पास साइनो और आइसोसाइनो, तो एक बार कार्बन डोनर होता है, एक बार नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है। ऐसे ही एक थायोसाइनेटो और एक आइसोथायोसाइनेट NCS, थायो साइनेटो आइसोथायो साइनेटो। तो ये अपने पास एम्पीडेंटेड है। एक अपने बात करें थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो में भी दो हैं, जैसे H2O3 जनरल फॉर्मूला है, इसमें ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक डोनर एटम होता है,
यहां पे एक सल्फर है, वो डोनर एटम है। ठीक है, यानी डोनर एटम का मतलब ये मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये कुछ अपने पास, इसको थायोसल्फेट बोलते हैं, थायोसल्फेट, H2O3 सिंपल फॉर्मूला। तो ये अपने पास कुछ एम्फीडेंटल लिगेंड है, 4-5 एम्फीडेंटल लिगेंड बताए। ये अलग अलग समय अलग अलग डोनर एटम का लोन पेयर जो है डोनर करने में काम में लेते हैं। इस प्रकार की स्पीशीज क्या होती है, एम्फीडेंटेड। उसके बाद देखो एक आता है किलेशन या किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ एक से ज्यादा उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, किलेट लिगेंड कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रिया को किलेशन कहते हैं, किलेशन कहते हैं। ध्यान रखना, किलेट रिंग बढ़ने से किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी किलेशन से उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है, का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, अब अपन बात करें ऐसे कौन से कंपाउंड है। तो जैसे देखो कोई मेटल है अपने पास और अपन ने लिगेंड बढ़े, ध्यान रखना इसमें मोस्टली जो लिगेंड होंगे किलेशन जो बनाते हैं वो प्राय पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड यानी जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा साइट होती है लोन पेयर डोनर करने के लिए। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो ऐसा काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं मैं, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन में देखो NH2 CH2 CH2 और NH2 अपने पास डोनर साइड कितनी है, 2 है। यदि ये दोनों लोन पेयर डोनर करती हैं इस मेटल को तो अपने पास 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक किलेशन रिंग का, एक किलेट रिंग का, ये अपने पास किलेट रिंग है। यदि अपने पास मान लो 2 एथिलीन डायमीन कंपाउंड भाग ले रहे हैं, एक ही लिगेंड भाग ले रहे हैं एक ही मेटल के साथ, तो अपने पास 2 बन जाएंगी, 3 भाग ले तो 3 बन जाएंगी। तो ध्यान रखना यदि अपने पास देखो डोनर साइड यदि 2 हो तो किलेट रिंग 1 बनती है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे डाई एथिलीन ट्राईएमीन की बात करें तो डाई एथिलीन ट्राईएमीन में अपने पास यह फॉर्मूला आएगा NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 और NH2 ये आएगा। अब यहां देखो डोनर साइड 3 है तो अपने पास 3 डोनर साइड है, वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में लोन पेयर डोनेट करके। तो जब अपने पास डोनर साइड होती है 3 तब किलेट रिंग बनती है अपने पास 2, ये दोनों क्या है, किलेट रिंग। जब अपने पास डोनर साइड है 2 तो अपने पास किलेट रिंग बनती है 1। अर्थात अपन ये कहते हैं क्या कि बहुतंतुक लिगेंड में, बहुतंतुक पॉलीडेंटेड लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु से एक कम
किलेट रिंग का निर्माण होता है। किलेट रिंग का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। यानी किलेट रिंग नंबर ऑफ डोनर एटम -1, दाता परमाणु की संख्या -1। ठीक है, तो ये किलेशन का काम करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पॉलीडेंटेड लिगेंड है। यदि अपन बात करें डेफिनेशन की, तो किलेट लिंक कौन से होते हैं? ऐसे बहुदंतुक, इसको ज्यादा बेटर करना है, ऐसे बहुदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ एक से ज्यादा उपसंयोजक बंध बनाते हैं, किलेट लिगेंड कहलाते हैं, तथा इस प्रक्रिया को किलेशन कहते हैं। किलेशन से उपसंयोजक यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, और यहां मैंने ये भी बताया कि बहुतंतुक लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु से एक कम किलेट रिंग का निर्माण होता है। तो ये किलेट रिंग। अब इसके बाद बात करें, आपके लिए क्वेश्चन है कि जब किसी मेटल के साथ EDTA -4, EDTA -4 जो कॉम्प्लेक्स है, यदि ये जुड़े तो किलेट रिंग नंबर ऑफ किलेट रिंग की संख्या कितनी होगी, यह आपको बताना है मुझे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे अपन तीसरा टर्मिनोलॉजी लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक या समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या, तो देखो किसी केंद्रीय परमाणु से इतने भी सिग्मा बंध द्वारा जुड़े हुए लिगेंड की संख्या है, वो क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। तो किसी केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सिग्मा उपसंयोजक बंधु की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। अच्छा, मैंने सिग्मा बॉन्ड क्यों लिया है? तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे लिगेंड है, जैसे एक साइनाइड लिगेंड है, ठीक है, CN साइनो जिसको बोलते हैं, एक अपने पास न्यूट्रल लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये ऐसे लिगेंड है जो पाई बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, यानी मेटल के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बंध का निर्माण भी करते हैं। तो पाई बंध का निर्माण करेंगे, पहले सिग्मा का, उसके बाद पाई बंध का, तो बंधु की संख्या डबल हो जाएगी। तो अपन ऐसा नहीं है कि उन पाई बंध को समन्वय संख्या में काउंट करेंगे, केवल सिग्मा बंध जो बनेंगे उनको ही काउंट करना है। पाई बंध का जो निर्माण होगा उनको समन्वय संख्या में काउंट नहीं करना, जो पाई एसिड लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड वो होते हैं जो पाई बैक बॉन्डिंग शो करते हैं। अब पाई बैक बॉन्डिंग है वो आगे बताएंगे आपको। अब देखो आगे अपन बात करें इसमें, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे Fe4 FeCN6 फेरिफेरोसाइनाइड, तो यहां अपने पास Fe है, ये केंद्रीय परमाणु है, इससे जुड़े हुए लिगेंड की संख्या कितनी है? 6 है। तो अपन क्या कह देंगे कि Fe समन्वय संख्या, केंद्रीय परमाणु Fe की समन्वय संख्या कितनी होगी? यहां पे 6 है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जैसे कोई बाइडेंटल लिगेंड आ जाए अपने पास, जैसे अपन बात करें Fe OX थ्राइस प्लस का 3, ये अपने पास कोई कंपाउंड है, माइनस का 3।
ये अपने पास कंपाउंड है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, ये एक बाइडेंटेड कंपाउंड है, तो बाइडेंटेड है, तो बाइडेंटेड है तो एक कितने बॉन्ड बनाएगा, दो। एक कितने बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा। तो तीन कितने बनाएगा, छह। तो यहां भी Fe की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि दिया गया लिगेंड मोनोडेंटेड है या फिर बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, कौन सा है, पॉलीडेंटेड में भी हो सकता है। तो जैसे आपके पास ट्राइडेंटेड है कोई, तो उसमें यदि दो संख्या होगी तो भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते समय आपको केवल कोऑर्डिनेशन सिग्मा बॉन्ड की संख्या काउंट करनी है, पाई बॉन्ड की संख्या काउंट नहीं करनी। ये था कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की। समन्वय बहुफलक के नाम से दे रखा है अपनी बुक में। देखो जो स्ट्रक्चर है, यदि अपने पास जैसे किसी सेंट्रल एटम से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, किसी केंद्रीय परमाणु से 4 लिगेंड, तो उसका समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। यदि 5 जुड़े हैं तो समन्वय संख्या कितनी होगी, 5। और यदि मोनोडेंटेड 6 जुड़े हुए हैं तब अपने पास समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। अब समन्वय संख्या 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, यानी यहां अपने को यह पता है कि मेटल के साथ कोई 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसंयोजक बंध है, उपसंयोजक बंध है। यहां पे मेटल के साथ 5 सिग्मा उपसंयोजक है और यहां मेटल के साथ 6 सिग्मा उपसंयोजक बॉन्ड है। 4 का अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, तो 4 का अरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकता है। एक को बोलते हैं अपन चतुष्फलकीय आकृति, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब मेटल होगा, 2 लिगेंड अपने पास ऐसे होंगे और 2 लिगेंड इनके 90 डिग्री पर 109 डिग्री 28 मिनट उनके आधार पे ऐसे होंगे। तो टोटल अपने पास ये बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है, ठीक है। कोई भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो एक तो है चतुष्फलकीय, एक है वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय यानी जब अपने पास कोई मेटल है और उसके साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो 2 शेप बन सकती है। एक वर्गाकार समतलीय का मतलब स्क्वायर प्लेनर, इसमें कोई मेटल है और 4 लिगेंड है, वो इसके 90 डिग्री पर एक ही प्लेन में, देखो एक बोर्ड का प्लेन है, उसी प्लेन में चारों हैं और यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट है। तो जब किसी भी समन्वय बहुफलक का मतलब है, जब स्ट्रक्चर देखे अपन तो अपने पास समन्वय संख्या 4 जुड़े हुए हो, यानी कोई भी सेंट्रल एटम हो उसके साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हो, तब अपने पास 2 प्रकार से आकृति बन सकती है। यदि 5 जुड़े हुए हो तो देखो 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक अपने पास ऐसे बन सकती है, 3 तो अपने पास एक प्लेनर में हो। ये 120 डिग्री है बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री। 3 एक चक्ति में है, 2 ऐसे हैं और एक ऐसे है, और 2 एक ऊपर, जैसे ये 3 है, 1 2 और 3, एक ऊपर और एक नीचे, यानी एक यहां और एक यहां। इसको बोलेंगे अपन त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल पाइरामिडल। पाइरामिडल, ठीक है। उसके बाद और कौन सी शेप बन सकती है,
एक ध्यान रखना, वर्गाकार पायरामिडल यानी कोई मेटल है, चार तो अपने पास ऐसे एक ही तल में रखे हुए हैं, और जो पांचवा है वो इन सबसे ऊपर उठा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ है। तो ये क्या कहलाएगा? वर्गाकार पिरामिडीय। देखो पहले वर्गाकार समतलीय है, यह है वर्गाकार पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिडल शेप। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो अपने पास एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, चार तो तल में होंगे, चार तो तल में होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, और इसको नाम बोलेंगे अष्टफलकीय, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल से बनेगी। ये आगे जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, सब ज्यादा डिटेल से बढ़ा दूंगा मैं इनको। तो ये ध्यान रखना, अपने पास कुछ इस प्रकार से है। इसको अष्टफलकीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 8 त्रिकोणीय फलक होती हैं, त्रिकोणीय फेस फलक होती हैं। कैसे? जैसे एक अपने पास ये ट्रायंगुलर फेस है, एक अपने पास ये ट्रायंगुलर फेस है, एक अपने पास ये है, और एक अपने पास ये है। ऐसे चार ऊपर होते हैं, चार नीचे होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल। तो ये जियोमेट्री आ गई। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी जब लिगेंड की संख्या 4 हो, ऊपर पड़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जब समन्वय संख्या 5 हो तब 2 कंडीशन हो सकती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक कंडीशन ही होगी। तो ये कुछ शेप है। इसके बाद बात करें अपन आईपीएससी नोमेनक्लेचर। उपसंयोजक यौगिकों का उपसंयोजक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं, आपको मैंने दो चीज बताई थी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटराइन। एक तो मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर उदासीन है या फिर धनावेशित है, या फिर अपन कहें कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है वो कैसा है, ऋणावेशित है, तब नामकरण कैसे करेंगे? दोनों अलग अलग कंडीशन है, ध्यान रखना। उदासीन का मतलब MLN, यहां पे कोई चार्ज नहीं होगा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। धनावेशित का मतलब उस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ऋणावेशित का मतलब उस पर कैसा चार्ज होगा, उस पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो इनके रूल में आपको बता देता हूं। देखो जब भी अपने पास उदासीन हो तो ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको बताया था ये नेगेटिव बाद में आएगा और यहां पॉजिटिव पहले आएगा, क्योंकि सिंपल धनायन और ऋणायन की तरह कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को भी ऐसे ही लिखा जाता है। अपन बात करें इनकी, तो इनमें एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले जो नेम है वो किसका लिखा जाएगा? देखो एक तो है यहाँ पे मेटल और एक है लिगेंड, मेटल और लिगेंड। तो क्या लिखोगे आप? नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नाम, पहला पॉइंट क्या है, आप क्या लिखोगे? लिगेंड का नाम। ध्यान रखना, यदि एक ही प्रकार के लिगेंड है और उनकी संख्या एक से ज्यादा है तो वहां पे डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे अपन लगा देंगे। यानी यदि लिगेंड एक ही प्रकार के हो, वह उनकी संख्या एक से ज्यादा हो, तो डाई, ट्राई, टेट्रा लगाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, यदि
अलग अलग लिगेंड एक ही प्रकार के नहीं हो, भिन्न भिन्न प्रकार के, यदि भिन्न भिन्न लिगेंड हो तो उनका नामकरण करते समय अल्फाबेटिकली ऑर्डर यानी वर्णमाला क्रम प्रयुक्त करते हैं। जैसे एक तो मान लो अपने पास क्लोरो है और एक अपने पास ब्रोमो, तो बताया था कल इनका नाम क्या है, क्लोराइडो या क्लोरो, दोनों नाम है। क्लोरो Cl माइनस और ब्रोमो का मतलब Br माइनस, ब्रोमाइडो भी लिख सकते हैं, ब्रोमो भी लिख सकते हैं। अब अपने पास क्लोरो है, इस क्लोरो का जब अपन नामकरण करेंगे और ब्रोमो का, तो इनमें से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, बी, तो बी का नाम पहले लिखा जाएगा, सी का मान बाद में, यानी बी को ज्यादा प्रीफर है और सी को कम प्रीफर है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे अपने पास ऐसा हो डाई क्लोरो ट्राइब्रोमो, तो अपन क्या देख रहे हैं कि डाई क्लोरो ट्राइब्रोमो, यानी अपने पास एक डाई लगा हुआ एक ट्राई लगा हुआ और उसके बाद लिगेंड है क्लोरो और ब्रोमो। तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, जब अपन लिगेंड का नामकरण करते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा आदि का वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं किया जाता। मैं नोट लगा देता हूं, डाई ट्राई टेट्रा आदि को वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं करते। ठीक है, अब अपन शामिल नहीं करेंगे तो क्या आएगा, सी और बी, यानी पहले कौन आएगा, बी और बाद में सी, यानी अब भी पहले ट्राइब्रोमो लिखा जाएगा उसके बाद डाइक्लोरो लिखा जाएगा, ना कि पहले डाइक्लोरो बाद में ट्राइब्रोमो। ये ध्यान रखना, फर्स्ट ट्राइब्रोमो और सेकंड डाइक्लोरो लिखेंगे अपन। लेकिन अपने पास 20 ट्रिस या टेट्राकिस ये वर्ड तब आते हैं जब पहले से लिगेंड के साथ डाई ट्राई लगा हुआ हो, तब अपन 20 ट्रिस टेट्राकिस आदि को वर्णमाला क्रम में शामिल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक बात का ध्यान रखना, अपने पास सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल में लिगेंड का नाम आएगा, और लिगेंड के लिए 2-3 पॉइंट मैंने क्या बताए हैं, यदि लिगेंड एक ही प्रकार का हो तो उनकी संख्या एक से ज्यादा हो तो डाइट्राई टेट्राकिस यूज करते हैं। जैसे अपने पास FeCN6 हो, एग्जाम्पल के तौर पे FeCN6 है, ठीक है, अपने पास ये है, तो अपन क्या कहेंगे, यहां पे अपने पास हेक्सासाइनो आएगा, हेक्सा है ना, टेट्रा पेंटा हेक्सा, तो अपने पास हेक्सासाइनो यानी कि उनकी संख्या रिप्रेजेंट करेंगे, और उनका नामकरण करते समय वर्णमाला प्रयुक्त करते हैं क्लोरो ब्रोमो। लेकिन यदि मान लो डाई उनकी संख्या अलग अलग है, जैसे इनकी संख्या 2 है और इनकी संख्या 3 है, तो डाई ट्राई लगाएंगे तो उस समय इनको इग्नोर करेंगे, यानी वर्णमाला क्रम में क्लोरो और ब्रोमो को ही देखेंगे अपन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पहला है लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम लिख देंगे अपन। उसके बाद है केंद्रीय परमाणु का नाम। देखो, यदि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर धनावेश हो या न्यूट्रल हो तो केवल इसका सिंपल नाम लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय परमाणु का नाम लिख देंगे। तीसरा पॉइंट है ऑक्सीकरण संख्या,
उस केंद्रीय परमाणु है, ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय परमाणु के साथ, मैं लिख देता हूं, केंद्रीय परमाणु के साथ छोटे कोष्ठक में रोमन संख्या में, यह भी ध्यान रखेंगे आप, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण से केंद्रीय परमाणु का नाम हो गया, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या हो गया, उसके बाद चौथा क्या है, देखो लिगेंड का नाम आ गया, मेटल का नाम आ गया, और उसके साथ ऑक्सीकरण अवस्था का नाम आ गया। अब उसके बाद है अपने पास, यदि न्यूट्रल है तो कुछ नहीं आएगा, और यदि धनावेशित है तो किसकी संख्या आएगी, संख्या नहीं आएगी। ध्यान रखना, काउंटर आयन की कभी भी संख्या नहीं लिखी जाती, उसका नाम लिखा जाता है। तो उसके बाद लिख देता हूं नंबर 4, आयन मंडल का नाम। जैसे Cl हो तो क्लोराइड लिख देंगे, जैसे Cl2 हो तो ध्यान रखना क्लोराइड लिख देंगे, क्लोरो नहीं, सिंपल उसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। यहां पे डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, यहां पे ध्यान रखना आयन मंडल की संख्या नहीं बताई जाती, संख्या नहीं लिखते, यह आप ध्यान रखोगे। ये कुछ 4 पॉइंट है। पहला मैंने लिगेंड का नाम बताया, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम बताया, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय परमाणु के साथ छोटे कोष्ठ में रोमन संख्या में लिखते हैं। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा अभी। इसके बाद आयन मंडल का नाम कैसे लिखते हैं। अब इधर देखो, यदि अपने पास ऋणावेशित कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो और काउंटरायन धनावेशित हो तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है, क्या अब की बार जो पहले है काउंटर आयन यानी आयन का नाम, जो भी आयन है उसका सिंपल नाम। यहां भी ध्यान रखना वैसे ही है, संख्या नहीं, आपको संख्या नहीं लिखनी है, उसकी सिंपल नाम लिखना है। जैसे अपने पास यदि एफ ही है तो आयरन लिख सकते हैं अपन, यदि एफ ही की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 क्या लिखेंगे, यही है मेटल और लिगेंड। तो इसके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जैसे आएंगे पहले किसका नाम होगा, लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम। और लिगेंड के लिए जो नियम इधर वाले हैं सेम वही नियम है, यहां भी सेम वही करना है। तीसरा क्या है, मेटल का नाम, केंद्रीय धातु। लेकिन ध्यान रखना एक बात, यदि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर नेगेटिव चार्ज हो तो केंद्रीय धातु के अंत में एट लगाते हैं। केंद्रीय धातु जैसे अपने पास कोई आयरन है या फेरिक फेरस ऐसे है तो लास्ट वाले अक्षर को उठा के, जैसे फेरेट, ठीक है, ऑस्मेट, इस कंडीशन में अपन लिखते हैं। तो केंद्रीय धातु के साथ क्या लिखते हैं, ओट, और उसके बाद उसकी केंद्रीय धातु 4 नंबर पे छोटे कोष्ठक में उसकी क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, किसमें, रोमन लेटर में। तो ये कुछ नियम है किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण के। तो वापस मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, देखो दोनों को एक जगह लिख रहा हूं मैं। यहां तो ओवरऑल क्या हो गया, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, प्लस नेम ऑफ सेंट्रल एटम, और उसके साथ में स्मॉल लेटर में
ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नेम ऑफ काउंटर आयन, यानी लिगेंड का नाम प्लस केंद्रीय परमाणु का नाम, साथ में छोटे कोष्टक में ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद नेम ऑफ काउंटर आयन, उनकी संख्या नहीं लिखेंगे अपन। और इधर अपन बात करें ऋणावेशित के लिए तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले नेम ऑफ काउंटर आयन, क्योंकि यहां पे काउंटर आयन पहले आएगा, प्लस नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ सेंट्रल एटम, और साथ में नेगेटिव है तो यहां पे 8 और उसके बाद छोटे कोष्टक में ऑक्सीडेशन स्टेटस की। ये आप ध्यान रखोगे, ये इनका जनरल स्केटर है दोनों का, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आज की क्लास में ये थोड़ा सा आपको स्केलेटन समझ में आया होगा कि नामकरण कैसे करना है, ठीक है। कल मैं इसमें सबसे पहले आपको जो ऑक्सीकरण संख्या है पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वो निकालना सिखाऊंगा, और उसके बाद अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और उनका आईपीएससी नामकरण करेंगे कि किस प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके नामकरण लिखे जाते हैं। तब तक आप इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू दोस्तों।